मध्य प्रदेश सरकार को अब अपना कार्यकाल लगभग पूरा किए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो रोज़ नए आयाम और नए अध्याय मध्य प्रदेश सरकार लगातार जोड़ते हुए आ रही है। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो सवाल हैं वो तीखे और ऐसे होते हैं कि जहां पर जवाब ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ एक उद्देश्य आपके लिए हम पूरा करते हैं। इस बार भी हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्ट्री से पीएचई से मंत्री हैं जो कि संपत्या उल्के जी हैं। श्रीमती संपत्या उल्के जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला जवाब, मंडला जैसे आदिवासी इलाके से आप आती हैं और तय बात है कि संघर्ष रहा है जीवन में। मैंने भी आपको कई सालों से फॉलो किया है, संघर्ष देखा है। आज आप उन हालातों में हैं जब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो मैं अंग्रेजी नववर्ष की सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूं और साथ में जैसे आपने कहा कि मंडला जैसे ज़िले में संघर्ष करते हुए पीएचई मंत्री बने, जिस तरीके से जब पूर्व में जब हमारी सरकार नहीं थी तब पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी कि मात्र 13% जो लोगों को घर घर जल मिलता था। पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों तक, उन अंतिम छोर में रहने वाले वो जनजाति समाज के भैया बहनें, उन हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब परिवार के भाई बहनों की तरफ उनकी दृष्टि गई और उन्होंने एक पृथक से जल जीवन मिशन के तहत पे एक अलग से एक मंत्रालय गठित किया और उसके तहत पे पीएचई विभाग, जो हमारा छोटा सा विभाग था, उसमें जल निगम को जोड़ते हुए आज चाहे उसमें सिंचाई का हो, पीने के पानी के लिए हो, तो वह यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से ध्वजारोहण कर रहे थे तो उस समय में उन्होंने घोषणा किया था 2019 में कि अब हम उन गरीब जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी ऐसे गरीब परिवार के भाई बहनों को हम स्वच्छ पानी देंगे और उसको मध्य प्रदेश में 2020 में उसको लागू किया गया। चूँकि कोरोना के कारण वो हमारे 2-2.5 साल 3 साल का पीरियड था, तो उस समय में कोरोना के कारण काफ़ी विलम्ब हुए। पर जिस तरीके से आज की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 1 करोड़ 11 लाख परिवार हैं, जिस पे हम लोगों ने 66% हम 74 लाख परिवारों को पानी देने की स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। निश्चित ही हम लोगों को इसका पूरा कंप्लीट हमको 2024 तक करनी थी, पर जैसे कि मैंने बताई कि कोरोना के कारण भी और लगातार 3 प्रकार के चुनाव हुए, चाहे पंचायत में पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो जब आचार संहिता लग रहे थे, आचार संहिता लगने के कारण अब विलम्ब तो होता ही है, उसके कारण भी, और कई बार फॉरेस्ट के क्षेत्र होने के कारण उसमें भी परमिशन में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोगों के जो जल जीवन मिशन का काम है, पीएचई का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और यदि मैं अपने ज़िले की बात करूं, मंडला ज़िले की, तो मंडला ज़िले में भी जिस तरीक़े से हमारे भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा ज़िला है और बड़े ज़िला होने के नाते चाहे डिंडौरी हो, मंडला हो, सिवनी हो, बालाघाट हो, ये हमारे सभी आदिवासी ज़िला है। उमरिया, शहडोल, ये सारे आदिवासी ज़िले में होने के कारण इस तरफ भी हम लोगों ने अब डीपीआर बना करके और उसमें टेंडर के प्रक्रिया में ला करके और अब हम लोग देख रहे हैं, उस संभावना में हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, कि जहाँ पे हम लोग डैम बनाएं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, और हम डैम बना करके और लोगों को पानी देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीक़े से माचागोरा छिंदवाड़ा ज़िले के एक डैम है, तो वहाँ पे सिवनी ज़िले को भी पानी मिल रहा है और छिंदवाड़ा ज़िले के लिए भी हम लोगों ने 722 ऐसे परिवारों को पानी देने के लिए माचागोरे से अब वहाँ पे हमारा इंटेक वेल का काम शुरू हो गया। तो जिसके कारण से जितने हमारे गरीब परिवार हैं, जनजाति परिवार हैं, हमारे अनुसूचित जाति परिवार हैं और भी ऐसे अन्य सामान्य परिवार हैं, जो भी ओबीसी परिवार के गरीब लोग हैं, उन तक पानी पहुंचाने में हमारी सरकार सफलता पाएगी। और साथ में जैसे यदि मैं मंडला की बात करूं तो मंडला ज़िले में भी हमारे थांवर डैम है,
तो उस थावर डैम के माध्यम से हम लोगों ने सिंचाई के लिए तो किसानों को पानी दे ही रहे हैं, पर हम लोग जब अभी मंडला में 2 महीना पहले जब हमारे यहाँ के प्रमुख अभियंता, हमारे एमडी और हमारे जल निगम के प्रमुख अभियंता और हमारे सेक्रेटरी, सभी लोगों को हम लोगों ने मंडला ज़िले में बैठाल करके वहाँ पे सिवनी की, छिंदवाड़ा की, डिंडौरी की, मंडला की, बालाघाट की, ऐसी सारी चीज़ों को मैप में टेबल में रख कर के और हम लोगों ने होमवर्क किया है कि कौन से ऐसे कौन कौन ज़िले ऐसे हमारे जो हैं जो जनजाति क्षेत्र के, वहाँ पे हम लोगों को पानी जहाँ पे नहीं पहुँचा पाए हैं वहाँ पे पानी कैसे पहुँचाएं, उसके लिए हम लोगों ने लगातार होमवर्क कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गरीबों की मंशानुसार वहाँ तक पानी पहुँचाने में सफल होगी। अभी विभाग में बड़ी हलचल मची हुई है आपके विभाग में कि माननीय मंत्री महोदय ने जितने भी भ्रष्टाचार पूर्व काल में हुए हैं या जो भी गलत काम हुए हैं उनकी सबकी फाइलें बुला ली हैं, बड़े एक्शन के मूड में। जिस तरीक़े से जो मैंने जो देख पा रही हूँ, मैं खुद भी और मेरे विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय पी नरहरि जी ने, हमारे प्रमुख अभियंता जी, हमारे एमडी, सब लोगों को मैंने पूरे ज़िले में भेज करके वहाँ पे समीक्षा ले रहे हैं और जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, पिछले बार भी आपने जब पूछा था तब भी मैं बोली, आज भी मैं ये बात को बोल रही हूँ। क्या है, जिस संभावना के साथ, जिस विश्वास के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के जो योजनाएं बनाती हैं और उन गरीबों तक वो योजना का लाभ सीधे मिले, ऐसा हमारी सबकी प्रयास है, हमारी सरकार की प्रयास है। तो निश्चित ही हम उसको पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम सभी ठेकेदारों को, मैं खुद ठेकेदारों को लगातार 3-4 बार बैठक ली, उन सब से मैंने आग्रह किया है कि आप लोग इतना ही काम लें जितना आप कर सकें। बड़े बड़े ठेकेदार जैसे ले लेते हैं और पेटी कॉन्ट्रैक्ट में नीचे के लोगों को दे देते हैं, वो टेक्निकल उन लोगों के पास उतना रहता नहीं है और उसके कारण से हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। इस पे भी हम लोगों ने कहा कि 3 काम से ज़्यादा अब कोई ठेकेदार को नहीं मिलेगा। इसके पहले जो होता था तो ठेकेदार लोगों ने 10-10, 15-15 काम ले लेते थे और नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे करके, और वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो अपने हिसाब से वो काम करते थे, जिसके कारण से यदि पंचायत की रोड टूटी है तो वो रोड को बनाते नहीं थे। जब मैं पहली बार विधानसभा में गई तो हमारे विपक्ष के नेता और हमारे लोगों ने जिस तरीक़े से बात कही कि आज ये स्थिति है कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी की रोड हो या इरिगेशन की रोड हो या पंचायत की रोड हो, तो आज ये स्थिति है कि वहाँ पे टूटी हुई है। हमने बिल्कुल संकल्प लिया था कि यदि आप लोगों ने विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन को उठा रहे हैं तो मैं उन लोगों को, सभी हमारे सम्मानीय विधायकों को, मंत्रियों को विश्वास दिलाई थी कि हम इसका पूरी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद जितनी रोड टूटी हुई है उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जब उन्होंने मेरे को ध्यान उस ओर ले गए तो निश्चित ही उसके माध्यम से हम लोगों ने 61,661 ऐसे किलोमीटर हमारे रोड टूटे हुए थे, जिसको हम लोगों ने बनाने में हमारे विभाग लगातार प्रयास करके और जितनी रोड टूटी हुई थी उन ठेकेदारों के पैसे कटा करके और कटौती करने के बाद हम लोग खुद हमारे विभाग के अधिकारियों को लगा करके और वो रोड को कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12-13 किलोमीटर बस बाकी थे, बाकी हम लोग उसको सबको कंप्लीट करने की पूरी मूड में हैं और हमारे पूरे विभाग के अमला लगातार सतत नीचे जा कर के और लगातार हर संभाग में, हर जोन में जा कर के बैठक ले रहे हैं। और उसी का कारण है कि आज हमारी जितने रेस्टोरेशन का काम था वो धीरे धीरे अब कंप्लीट होने की स्थिति में है। और मैं खुद भी 55 ज़िले हैं, 55 ज़िले में 32 ज़िले में खुद जा करके समीक्षा ले रही हूँ। हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक, मंत्रीगण, सभी लोगों के साथ बैठ करके हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं। जिस तरीक़े से जल एवं स्वच्छता मिशन का भी बैठक नहीं हो पाती थी, मैं आपको बता दूं कि जल एवं स्वच्छता मिशन हमारे जब विधानसभा में हमारे सदस्यों के द्वारा उठाई गई बात कि जब ये इसका कितना पेमेंट हुआ, कितने डीपीआर बना, कितने का कहाँ डीपीआर बना, तो इसको पारदर्शिता रखने के लिए
कलेक्टर की अध्यक्षता में, और वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के जिला पंचायत, वहाँ के नगर पालिका, इन सभी के उपस्थित, जिला पंचायत और उनके सबके जनप्रतिनिधियों के साथ एक जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिलों में हमने निर्देशित पत्र में हमने किया था कलेक्टर को। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वहाँ पे पीएचई के अधिकारी इसको पूरे सहजता के साथ, कलेक्टर और वहाँ के जनप्रतिनिधि जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक करके, और आज की डेट में 1 ही 2 ऐसे ज़िले बचे होंगे, लगभग पूरे ज़िले में बैठक हो रही है। मंडला से शुरुआत करी, तय बात है कि आप आदिवासी समाज से आती हैं और महिलाएं हैं। क्या क्या संघर्ष झेले हैं ज़िंदगी में यहाँ तक आने में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हीरे को तराशती है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पे चलकर के अंतिम छोर के व्यक्ति का उदय कैसे हो। तो जिस तरीक़े से मैं एक सरस्वती शिशु मंदिर राज्य सेविका समिति से हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में 9 साल तक मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी, सेवा देती थी। इसके बाद सरपंच 98 में मैंने सरपंच बनी, और सरपंच बनने के बाद लगातार मुझे 15 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे पार्टी के नेता, सब लोगों ने मुझे बनाया। और जब मैं 2017 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए, जब मैंने 24 अप्रैल को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को त्रिस्तरीय पंचायती राज में जब मैंने पंचायत में बुलाई और वहाँ पे बड़ी सम्मेलन कराई, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ पे उपस्थित हुए और पंचायती राज में उन्होंने बहुत सारी ऐसी सौगातें दी हैं। ये तो आप भी, हम सब लोग भी जानते हैं कि जिस तरीक़े से त्रिस्तरीय पंचायती राज में ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके और आज चौका चूल्हा से बाहर लाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण हो, चाहे नगरीय निकाय में 50% आरक्षण हो, जिसके कारण से आज हमारी बहनें चौका चूल्हा अपने सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज समाज में बराबर से सहभागिता दे रहे हैं। और जब मैं 2017 में राज्यसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में लेकर के आए, मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण परिवार की बहन को, एक आदिवासी जनजाति की बेटी को आज राज्य जो पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम भी मैं कर सकती हूं। ऐसा मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था, ना मेरा पूरा समाज, ना मेरे परिवार ने। पर यह भारतीय जनता पार्टी है कि आज जो अंतिम छोर में लगातार काम करने वालों को भी आज ऊपर तक लाने की, बैठालने की आज ये काम पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं कभी कहीं किसी के पास नहीं गई कि मुझे ये राज्यसभा में भेजें, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी की काम करने की तरीका है कि मुझे पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। और पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जिस तरीके से पूज्य हमारे स्वर्गीय अनिल माधव दबे जी हैं, उन्होंने एक कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद सेकंड कार्यकाल में उन्होंने 1.25 साल का कार्यकाल पूर्ण किए थे। मुझे 4.5 साल मिला था और उन 4.5 साल में मुझे राज्यसभा में माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित शाह जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन पे हमने काम किया। और मुझे राज्यसभा में बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे काम किया जाता है। और बहुत कुछ सीख करके, और जिस तरीक़े से मेरा कार्यकाल 22 जून को समाप्त हुआ था, और जब 22 जून को समाप्त हुआ तो 8 महीना मैं घर पे बैठी। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिस तरीक़े से विधायक की टिकट देकर के मंडला विधानसभा से, और आज मुझे मंत्री के पद से आज सेवा करने का मौका दिया। मैं जब पद में नहीं थी तब भी मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचार से लगातार काम करती रही, और काम करने का बहुत स्कोप है क्षेत्र में, पद में रहें चाहे ना रहें। और आज मैं पद में हूँ तब भी वही भाव से काम कर रही हूँ, और नहीं थी तब भी वही भाव से काम कर रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको सिखाया है। आप जिस क्षेत्र से आती हैं उस क्षेत्र में नर्मदा की धाराएं जो है कल निरंतर बहती हैं,
तय बात है कि नर्मदा के अलावा प्राकृतिक संसाधन मंडला में बहुत हैं, लेकिन फिर भी विकास की जो है वो दरकार लगातार मंडला में बनी रहती है। आदिवासी इलाका है, क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। क्या कहेंगी आप, अगर 5 ऐसे काम जो मंडला में अभी करना चाहेंगी जिससे विकास की एक नई इबारत आप मंडला में लिख पाएँ, तो वो 5 काम कौन से होंगे? सबसे पहले तो मैं 2011-12 में जब हमारे यहाँ पे अर्धकुंभ सवरी अर्धकुंभ लगा था, तो उस समय में माँ नर्मदा के गोद में 25 एकड़ ज़मीन हमारे विचार परिवार और हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ जनों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम लोगों ने और जनता के सहयोग से मुट्ठी मुट्ठी चावल अनाज दिए थे, 1-1 रुपया दिए थे। और वहाँ पे कम से कम 30 लाख लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे और बड़े बड़े संत महात्मा भी पूरे देश भर के दुनिया के लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। और वहाँ पे बहुत धूमधाम से वहाँ पे सवरी अर्धकुंभ वहाँ पे भरे थे। तो वो ज़मीन पे जहाँ हमारे लाखों संत आए और जहाँ पे लाखों भक्त लोग आए, तो वो ज़मीन बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा है। तो मेरी लगातार मांग ये चल रही है कि वहाँ पे चूँकि जनजाति एक म्यूजियम बन जाए और जो हमारे परिक्रमा वासी आते हैं तो उन परिक्रमा वासियों के लिए रहने का कहीं कोई स्थान नहीं है, तो वहाँ पे एक बड़ा ऐसा एक स्थान बन जाए जहाँ पे वहाँ पे 50-100 लोग वहाँ पे जो हमारे परिक्रमा वासी हैं वो लोग वहाँ पे रह सकें। और उसके साथ साथ जो चूँकि माँ नर्मदा के तट में हर व्यक्ति भक्तगण वहाँ ये चिंता करते हैं कि हम लोग वहाँ पे जा कर के और हम लोग कथा सुने, तो एक पंडित जी लोगों के लिए एक ऐसा सेट बन जाए जहाँ पे कोई भी अपने परिवार के लोग वहाँ पे अंत्येष्टि में आते हैं, कथा सुनने आते हैं, तो वहाँ पे नर्मदा के तट में बैठ करके और वो कथा सुन सकें, ये था। और कुछ ऐसा होम स्टे टाइप का ऐसा बन जाए जहाँ पे 5-7 ऐसा छोटे छोटा घर जहाँ पे जो विदेशी लोग आते हैं। अभी क्या हो रहा है मंडला ज़िले में कि वो सीधे पर्यटन में कान्हा नेशनल पार्क आते हैं, एक दिन रुकते हैं, शेर देखते हैं, कान्हा घूमते हैं और दूसरे दिन निकल जाते हैं। तो कहने का आशय मेरा ये था कि पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं तो वो एक दिन के लिए ना आएँ। यदि वो आ रहे हैं तो जनजाति समाज के वो हट को भी देखें जहाँ पे होम स्टे करें और वहाँ पे जो ट्राइबल के जो तैयार करते हैं शिल्पी लोग, तो वो शिल्पकारों के माध्यम से जो बनाते हैं, जो भी वस्तु बनाते हैं उनको देखें। एक क्षेत्र ऐसा है हमारे मंडला ज़िले में, एक तो ये मेरी मांग थी। दूसरी एक मांग मेरी है कि मंडला ज़िले के अंदर ककैया में एक हमारा वहाँ पे अजगर दादर है। अभी मैं 3 दिन पहले जा कर के वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्थान है उसको चिन्हित किए हैं और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में अजगर, मोटे मोटे अजगर वहाँ पे निकलते हैं। सुबह यदि आप 6 बजे चले जाएंगे तो 10 बजे तक हज़ारों की संख्या में अजगर एक ही जगह पे वो निकलते हैं। वो जगह को भी हम विकसित करने के लिए, वहाँ पे बनाने के लिए, उसके लिए सोच रही हूँ 2 काम। तीसरा काम मेरा ये है कि मेरे यहाँ पे जिस तरीक़ा से जनजाति समाज के लिए हमारी सरकार ने उन बेटियों के लिए जो पूरे प्रदेश भर की बेटी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो वहाँ पे 400-500 बेटियाँ पूरे मध्य प्रदेश की जनजाति समाज की बेटियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं और वो अपने भाग्य को संभाल रही हैं। तो ऐसे ही हमारे जनरल ओबीसी लोगों के लिए भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे मंडला ज़िले में बन जाए, उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। तीसरा, ये 3 हो गए। चौथा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारे जबलपुर में ओवरनाइट टू इंदौर टू जबलपुर ओवरनाइट ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन जबलपुर में खड़ी रहती है। जब यहाँ से हम जाते हैं इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर, तो जबलपुर वो 5:30 बजे 5 बजे पहुँचा देती है। तो तब से लेकर के रात में 12 बजे तक वो ट्रेन जबलपुर में खड़ी रहती है। तो मेरे निवेदन में प्रयास कर रही हूँ हमारी सरकार से और मुझे भरोसा है कि हमारे रेल मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसको जनजाति समाज की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए मांग है मेरा चौथा प्रयास कि वहाँ तक वो रेल चल जाए और ऑलरेडी ट्रेन रूट है ही है, तो जो वहाँ खड़ी रहती है तो उसका फ़ायदा हमारे, चाहे वो मंडला हो, डिंडौरी हो, बालाघाट हो, सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, सभी को उसका लाभ मिल जाए। उसके साथ साथ एक और ये थी कि जो 5वीं मांग है मेरी कि जो गोंडवाना ट्रेन है जो दिल्ली से
जबलपुर तक चलती है, तो उसकी भी वही स्थिति है। तो गोंडवाना ट्रेन है, जो नाम जैसे नाम है, और सबसे पुरानी ट्रेन है वो जो चल रही है, बहुत सबसे पहले आज़ादी के समय से ही वो ट्रेन जो गोंडवाना के नाम से जो चल रही है, तो वो ट्रेन को मैं चाह रही हूँ कि वो ट्रेन भी वहाँ तक जाए, गोंडवाना के किले को देखे और वहाँ के गोंडवाना के लोगों को वो सुविधा मिले, ताकि आत्मीयता से सभी लोग ये कहें कि ये हमारा अपना ट्रेन है और उसमें वो सफ़र करें। ये मेरी निवेदन है और ऐसे मेरे ये 5 मांग हैं। तो निश्चित ही मैं अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के और हमारे रेल मंत्री जी से समय लेकर के, आदरणीय अश्वनी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेकर के वहाँ जाऊंगी और निवेदन करूंगी क्षेत्र की जनता की ओर से कि ये मांग, हमारी दोनों मांग है, वो दोनों मांग में आप सहानुभूति विचार करें करके। रोजगार को लेके मंडला की अगर बात करें तो तय बात है कि आदिवासी बहुल इलाका है और परंपरागत उन लोगों का अपना एक दैनिक रोजगार होता है, लेकिन वहीं अधिक फ़ायदा, आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने की बात करें तो पलायन भी एक समस्या रही है। साथ ही वहीं जो लोकल लेवल पे है वो भी रोजगार की एक समस्या रही। इसको लेकर कुछ दिमाग में चल रहा है? उसको लेकर के ऑलरेडी हमारे यहाँ पे निवास विधानसभा जो मनेरी कहलाती हैं, तो मनेरी और मंडला और जबलपुर के बीच में है मनेरी। तो मनेरी, बरेला मनेरी में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे ऐसे यूनिट लगे हैं जिसका फ़ायदा हमारे उस क्षेत्र के लोगों को, मनेरी से लगा हुआ निवास और हाथीतारा है, मनेरी है, इनके आसपास के लोगों को जो रोज़गार के लिए मिल रहा है। पर ये बात सत्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हमारे जबलपुर के व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है, जो बड़े बड़े यूनिट ला करके वहाँ पे रखे हैं, लगाए हैं। आप भी किसी दिन जा कर के देखेंगे तो ये सही मिलेगा। मैं चूँकि जो जनता जनार्दन है उन सब की भावना को ध्यान में रखते हुए और उनकी डिमांड जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके साथ में बीच बीच में 2 महीना में हमारे मीडिया के साथियों के साथ और हमारे सभी जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं नगर के प्रबुद्धजन, उनके साथ बैठती हूँ और उन लोगों से ओपिनियन लेती हूँ कि और शहर के लिए क्या होनी चाहिए हमारी सरकार और क्या करे ताकि जनता के हित में हो। तो ऐसी स्थिति में जो निकल के आई है बात कि आप मंडला के पास डिंडौरी ज़िले में मोहनिया पटपरा है, वहाँ पे यदि मंडला से 12-13 किलोमीटर है, तो उस जगह पे यदि आप कोई ऐसा उद्योग लगाते हैं तो हमारे लोकल के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं मांग रखी हूँ कि हमारे उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार, जो पलायन बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा कि पलायन को हम कैसे रोकें, तो मोहनिया पटपरा एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारे डिंडौरी ज़िले के लोगों को भी लाभ मिलेगा और मंडला ज़िले के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उसमें 65 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने व्यवस्थित सुरक्षित किया है और उसको उद्योग को हम लोगों ने हस्तांतरित किया है। और जहाँ पे हम लोगों ने जो मोहनिया पटपरा की बात कर रहे हैं तो वहाँ से लगा हुआ रसैया दोना है, जहाँ पे एशिया का 1 नंबर सागौन है और वो सागौन की लकड़ी वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और कोई भी उद्योग को स्थापित करने के लिए और सफलता लाने के लिए रॉ मटेरियल मिलनी चाहिए, तो रॉ मटेरियल वहाँ पे पर्याप्त है। जो मैंने जैसे कि कहा लकड़ी एशिया का 1 नंबर है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक चट्टा बीट है, तो जहाँ से हम लोगों को वो लकड़ी उपलब्ध हो जाएगी वहीं की वहीं। और दूसरे में वहाँ डोलोमाइट है, तो डोलोमाइट भी एशिया का 1 नंबर डोलोमाइट है, जो कि पूरे मंडला ज़िले के मंडला विकासखंड और नैनपुर विकासखंड, बिछिया विकासखंड में बड़ी मात्रा में डोलोमाइट है और अच्छी क्वालिटी है। तो उसको लेकर के भी हमें यदि डोलोमाइट, आज की डेट में हमारा पूरा डोलोमाइट छत्तीसगढ़ जा रही है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, बंगाल जा रही हैं, तो बोकारो जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डोलोमाइट की जो डस्ट है उससे पुट्टी बनाई जा सकती है। और चूँकि आप भी देख पा रहे होंगे कि पुट्टी की कोई ज़्यादा फैक्ट्री है नहीं है और पुट्टी की बहुत डिमांड है, तो एक वहाँ पे 2-4 ऐसा उद्योग लग जाएं जो पुट्टी है, वो टाइल्स है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। तय बात है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और अभी आपके जो सवालों के जवाब आए, तय बात है कि आप मंडला के चप्पा चप्पा जानती हैं। ज़मीन के अंदर की हकीकत भी आपने बताई, ज़मीन के ऊपर की हकीकत भी बताई, लेकिन मंडला फिर भी जबलपुर के ऊपर निर्भर है। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें। ये आत्मनिर्भर मंडला कब बनेगा? जबलपुर से निर्भरता कब छोड़ेगा? आप जैसे कह रहे हैं
कि जबलपुर से निर्भरता, तो जबलपुर चूँकि महाकौशल है और यदि आपको बता दूं कि जिस तरीक़े से हमारे 52 गढ़ की राजधानी थी जबलपुर और गढ़ मंडला, तो पहले से ही ये नाता रहा है जबलपुर और मंडला की, तो जो जिस तरीक़े से संस्कारधानी माना जाता है जबलपुर को। पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीक़े से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार विकास हो रहा है। आज मैं यदि कहूं कि हमारे जनजाति समाज के लिए जिस तरीक़े से स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी, तो आज ये स्थिति है कि हमारे मंडला ज़िले में 11 सीएम राइस स्कूल बन रहे हैं और 11 सीएम राइस स्कूल पूरे ज़िले के अंदर 9 ब्लॉक में बन रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के स्कूल बन रहे हैं, तो निश्चित ही उसका बेनिफिट हमारे जनजाति समाज के भाई बहनों को, अधिकतर हमारे सभी गरीब भाई बहनों को उसका लाभ मिलेगा। और जो सीएम राइस है स्कूल, उसमें यदि दूर के बेटा बेटी हैं तो उनको लाने के लिए भी बस की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे कुल मिलाकर के बहुत अच्छा ये सोच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और उसमें भी 2 सीएम राइस मेरे विधानसभा में है, एक सागर में और एक चिरेडोंगरी में। और इसके अलावा जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज की स्थिति में 50 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें से हमारे 24 मेडिकल कॉलेज तो बन चुके हैं, बाकी शेष मेडिकल कॉलेज 5 साल के अंदर हमारे बन जाएंगे, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। आज मंडला ज़िले में हमारे इतने बढ़िया जगह पे जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के जो हमारे कवर्धा है, कवर्धा के लोग आएंगे, डिंडौरी ज़िले के लोग आएंगे। मंडला ज़िले में आज हम यदि देखें तो सिवनी ज़िले के ये घनसौर से लगा हुआ बेल्ट है, वो सब मेडिकल कॉलेज में आज आकर के उसका लाभ लेंगे। चूँकि वहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज ही अकेले स्वीकृत हुई थी, वहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। मैं हमारे डिप्टी सीएम माननीय शुक्ला जी से प्रार्थना की हूँ कि आप मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है, पर उसके साथ साथ वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना हो जाए, ताकि नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो जाए, ताकि हमारी बेटियां या हमारे बेटे बाहर जो जा कर के सेवाएं दे रहे हैं वो वहीं पे सेवाएं दें, वहाँ पढ़ें और पढ़ लिख करके, जैसे आपने कहा कि जबलपुर पे डिपेंड ना रहें, तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में हमारा मंडला इतना आत्मनिर्भर मंडला बनेगा और जो कहीं डिपेंड भी नहीं रहेंगे। वो अलग बात है कि जाना आना तो हमारी है ही है जबलपुर, पर आज की स्थिति ये है कि हमको कहीं जाना भी है तो हम जबलपुर से जाते हैं। तो आने वाले समय में 5 साल में मेरे जो विजन 47 तक आत्मनिर्भर मंडला बनेगा। शिक्षिका के तौर पे आपने जीवन शुरू किया, तय बात है कि आज प्रदेश के कोई सा भी पद खाली होता, वो चाहे संगठन का पद कोई पद हो या वो कैबिनेट मिनिस्टर में वन मंत्री का पद हो, अध्यक्ष का पद हो, संपत्तियां उल्के का नाम ज़रूर आता है कि संपत्तियां उल्के इस पद पर आसीन हो सकती हैं। क्या कहेंगे? अब मैं तो एक साधारण सी कार्यकर्ता हूँ, बाकी पार्टी का निर्णय है। आज मैंने मंत्री का भी पद नहीं माना था, यही भारतीय जनता पार्टी है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है और काम करने वाले, निष्ठा से काम करने वाले, सिपाही की तरह निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नौजवान भाई बहनों सबसे मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जननी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, तो माँ के प्रति हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। निश्चित ही काम करते जाओ, चरावेती और फल की इच्छा मत रखो, कर्म करते जाओ। मतलब तय बात है कि अगर वन मंत्रालय मिला तो संभाल लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने अपने पीएचई विभाग भी नहीं मानी थी, पर भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं कि जिन्होंने आज विश्वास करके कि हमारी बहन ये विभाग को अच्छे से संभाल लेगी और कोई भी ऐसी जिम्मेदारी देते हैं तो मैं बिल्कुल निर्वहन करूंगी। और आप सब लोगों के सहयोग लेते हुए, हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन लेते हुए, जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो सबका साथ लेकर के हम समाज में काम करेंगे। आने वाले 5 या 10 साल बाद संपत्तियां उल्के अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी देख रही हूँ, कल भी देख रही थी और भविष्य में भी देखूंगी।
मुस्कुरा के सारे सवालों का जवाब दिया और तय बात है कि जहां एक नए पद को संभालने की बात कही तो बोला कि संगठन अगर उस पद को देता है तो तय बात है कि मैं उसका पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूंगी। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।